नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर स्टूडियो से मैं रिज़वान अहमद नदवी। हम हर रात 9 बजे मुल्क हिंदुस्तान की और दुनिया भर की अहम ख़बरें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी कई अहम ख़बरें हैं जिन पर हम नज़र करेंगे, लेकिन इससे क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। जामिया इस्लामिया भटकल के मकातिब में एक और मकतब का इजाफ़ा। बदरिया कॉलोनी में मकतब की नई इमारत का अमल में आया इफ्तिताह। अब रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करने पर VHP रहनुमा का एतराज़। खुद गैर मुस्लिमों ने ही नफरत न फैलाने की नसीहत की। आर्यन खान ड्रग मामले में नए इंकिशाफ के बाद मचा हंगामा। महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, बोली मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से ही जम्मू कश्मीर का यह हाल। यूपी में इंतखाबात की तैयारियों में योगी सरकार, अब फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलने का ऐलान। यूपी में असम्बली इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म ओवैसी, मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दिया मशवरा। नाज़रीन, अब ख़बरें तफसील से। दीन पर बाक़ी रहने के लिए दीनी दरसगाहें और दीनी तालीम बेहद ज़रूरी है। भटकल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मदारिस व मकातिब में दीनी तालीम का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज मूसा नगर बदरिया कॉलोनी में मकतब जामिया इस्लामिया की एक नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया है। जहाँ गुज़िश्ता 3 सालों से कोई मकतब के लिए ख़ास इमारत का इंतज़ाम नहीं था, मस्जिद में ही तालीम वहाँ जारी थी, लेकिन अब अहल खैर के ताउन से इस नई इमारत का आज इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में उलमा इकराम और जामिया इस्लामिया के ज़िम्मेदारान ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि आज इस इमारत का इफ्तिताह जामिया के बानियान की कोशिशों और उनकी फ़िक्रों का नतीजा है। इस मौके पर मोहतरम जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना मकबूल कोबट्टे नदवी ने ख़ास तौर पर उन हज़रात का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस इमारत के लिए अपना ताउन पेश किया और साथ ही इलाके वालों से अपने कम से कम एक बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करने पर जोर दिया। दुआ करनी है कि हमको भी वो दीन पर बाकी रखे, हमारी नस्लों को भी दीन पर बाकी रखे। दीन का जहाँ जहाँ काम हो रहा है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। हम अपने तौर पर जिस तरह से भी उनका ताउन करेंगे, अच्छे बातों से, अच्छे अखलाक से, जो जुमले इनकी मोहब्बत में बोलेंगे, यहाँ जो मसाइल पैदा होते हैं उनके लिए हम मुआविन बनेंगे। इंशाअल्लाह हमारा हर ताउन ये दीन के बका के लिए होगा और अल्लाह के यहाँ इस पर इंशाअल्लाह अजर अजीम हमें मिलेगा। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हिंदुस्तान की अहम ख़बरों की तरफ। तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ हो रहा है उस पर एक नज़र करेंगे। दरअसल ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स रेलवे स्टेशन पर एक किनारे नमाज अदा करता नज़र आ रहा है। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि कोई इस नमाज पढ़ रहे शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा। दरअसल ये वीडियो VHP के तर्जुमान विनोद भंसल ने पोस्ट की थी और उस पर कई तरह के रद्द-ए-अमल अब सामने आ रहे हैं। भक्तों की एक टोली तो उसको मजहबी रंग देने और गंदी ज़बान उस पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ख़ुद कई गैर मुस्लिम भी इसका दिफा करते नज़र आ रहे हैं। सोहिद मिश्रा नामी एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप मुंबई आइए, यहाँ आपको स्टेशन पर दिन रात कोई न कोई भजन कीर्तन करता नज़र आएगा और इस पर किसी को एतराज़ नहीं है। वहीं विजयपाल नामी सारिफ ने लिखा कि नफ़रत के चश्मे से देखोगे तो सब कुछ बुरा ही नज़र आएगा। पूछा कि कब तक आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे भंसल जी। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या अलाउड है क्या सार्वजनिक स्थान पर जहाँ प्रवेश निषेध है वहाँ पर नमाज अलाउड है? देखिए तो ये भिखारी बेचारा बैठा हुआ है, इसको तो उठा देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन नमाजियों को नहीं हटा पाएंगे। क्यों? ये प्रतिष्ठित मेट्रो स्टेशन है। नाज़रीन, बढ़ते हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि बाबा रामदेव का है, जिसमें वो मोदी सरकार में पेट्रोल सस्ता होने के अपने बात से मुकम्मल तौर पर यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था।
اب सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला मीडिया पर छाया हुआ है। नेशनल क्राइम ब्रांच की जांच को लेकर शिवसेना और एनसीपी ने सवालिया निशान पहले ही खड़े कर दिए थे, लेकिन आज जो इंकिशाफ हुआ है उसके बाद इस मामले में अब तक जो कुछ तहकीकात हुई हैं उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आर्यन खान केस के खिलाफ केस में पंच बनाए गए प्रभाकर सेल ने एक हलफनामा देकर बड़े इंकिशाफात किए हैं। प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े और दूसरे गवाह केपी गोस्वामी पर कई संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। प्रभाकर ने इस केस के ताल्लुक से कहा है कि उसने केपी गोसावी और वसीम को 25 करोड़ रुपए की बात करते सुना था और 18 करोड़ पर बात बनी थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि क्रूज पर छापामारी के बाद शाहरुख खान के मैनेजर के साथ केपी गोसावी और वसीम को नीले रंग की मर्सिडीज कार में एक साथ तकरीबन 15 मिनट तक बात करते हुए देखा गया था। प्रभाकर ने यह भी बताया कि उसके बाद गोसावी ने उसे फ़ोन किया था और बतौर पंच बनने को कहा था। उसने एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज़ पर दस्तखत भी करवाए थे। इस इंकिशाफ के बाद एनसीपी रहनुमा नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी चीफ को पर निशाना साधा है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। कश्मीर में दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद हुकूमत ने कई सारे दावे किए थे और कहा था कि यहाँ से अस्करियत पसंदी का ख़ात्मा होगा और कई तरह के उन्होंने दावे किए थे, लेकिन अब ख़ुद हुकूमत ने इस मामले पर यू टर्न ले लिया है। अमित शाह जो कि 3 दिनों से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कल उन्होंने मिलिटेंसी के ख़ात्मे के लिए नौजवानों से अपील की। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत मिलिटेंसी रोकने का काम नहीं कर सकती, वो तो बस कोशिश कर सकती है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में सख्त तरीन पाबंदियों का एतराफ़ किया जो उन्होंने 2019 में उन पर लगाई थी, लेकिन उसका भरपूर वो दिफा करते भी नज़र आए। उन्होंने कहा कि उसका मकसद नौजवानों की जानें बचाना था। याद रहे कि 1.5 साल तक कश्मीर में इंटरनेट बंद रखा गया था, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दसियों सियासी रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया गया था और दावा किया गया था कि यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल गुजर चुके हैं, इसके बावजूद हालात यहाँ किस तरह बदले हैं ये हर कोई जानता है। अमित शाह दरअसल 3 रोज़ा कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने असम्बली हलकों की हदबंदी नहीं रोकने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हदबंदी के बाद यहाँ इंतखाबात कराए जाएंगे और फिर जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। लेकिन सभी जानते हैं कि मोदी सरकार में वादे और जुमले दोनों की ही एक ही माने हैं। वहीं अमित शाह के दौरे पर पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने वज़ीर दाखिला का श्रीनगर से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का इफ्तिताह करना और नए मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखने को कोई नया काम करार नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि निस्फ दर्जन मेडिकल कॉलेजों को यूपीए हुकूमत ने ही मंजूरी दी थी। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह के दौरे से कबल 700 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार करके उन पर PSA लगवाया गया है और ऐसे जाबिराना इक़दामात मज़ीद हालात को मुश्किल बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। उन्होंने इस बहरान को भारत सरकार की जानिब से पैदा किया गया बहरान करार देते हुए कहा कि इस मसले को हल करने के बजाय हुकूमत ऐसे सतही इक़दामात उठा रही है ताहम इस असल मसले को वो हल नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि एतमाद साजी के इक़दामात जैसे कि 2019 से जम्मू कश्मीर का मुहासरा ख़त्म करना, कैदियों को रिहा करना, यहाँ के लोगों को हरासा करने के सिलसिले को ख़त्म करना, मईशत की बहाली के लिए ठोस इक़दामात उठाने से आवाम को राहत मिल सकती थी, लेकिन इस तरह के कोई काम यहाँ नहीं किए गए। बता दें कि कश्मीर में नॉर्मलसी के बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर चश्मपोशी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज़ इजाफा किया गया है, जिससे मई 2020 के अवाइल से यानी कि 18 माह से पेट्रोल की कीमतों में मजमूई तौर पर 36 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 26 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है।
اور آج پیٹرول کی قیمت کئی شہروں میں 113 روپے تو کئی شہروں میں 118 روپے سے زائد تک پہنچ چکی ہے۔ 5 مئی 2020 کے بعد سے حکومت کی جانب سے ایکسائز ڈیوٹی کو ریکارڈ سطح پر بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سے لگاتار قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ مودی حکومت نے دعوے کیے تھے کہ ان کی سرکار مہنگائی پر وار کرے گی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سیدھا وار اب عوام پر کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ مودی حکومت نے صرف پیٹرول ڈیزل کے دام ہی بڑھے ہیں، بلکہ رسوئی گیس کی قیمت بھی تقریباً 1000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اناج کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اور بی جے پی کے وہ رہنما بھی اب خاموش ہیں جو کبھی سڑکوں پر سائیکل لے کر تو کبھی سلنڈر لے کر سڑکوں پر بیٹھ کر چیخ و پکار مچا رہے تھے کہ پیٹرول 70 روپے کے پار ہو چکا ہے۔ وہیں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کو اب کچھ نیا سوچ کر کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ وہ خود وزیر اعظم مودی کے 2013 والے بیانات اور ان کے ٹویٹس کو ہی پوسٹ کر انہیں ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اپوزیشن کا یہاں تک کہنا ہے کہ حکومت نے صرف پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس عائد کرتے ہوئے 23 لاکھ کروڑ کا منافع حاصل کیا ہے۔ خبر پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ ضرور کریں۔ یو پی میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہے۔ ہر پارٹی اپنی طرف سے اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کبھی عمر خالد کا نام لیتے نظر آ رہے ہیں تو کبھی انہیں 30 سال قبل مئو میں ہوا فساد اچانک سے ہی یاد آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ کبھی اس فساد کو نہیں بھول سکتے۔ یعنی کہ 5 سال مکمل طور پر موج اڑانے کے بعد انہیں جب الیکشن یاد آتا ہے تو حکومت کی طرف سے کیا جانے والا کوئی کام انہیں نظر نہیں آتا اور وہ 30 سال پرانے مئو کے فساد کا تذکرہ کر ووٹروں کو اکسانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کام اور کرنے انہیں ہوتے نہیں ہیں تو پھر وہ کسی شہر کا نام یا کسی جنکشن کا نام بدل دیتے ہیں۔ ویسے ہی اب الیکشن آ چکا ہے تو ایک اور بڑا اعلان یوگی حکومت نے کر دیا ہے کہ اب فیض آباد جنکشن کا نام بدل کر ایودھیا چھاونی رکھا جائے گا، اور اس فیصلے کو منظوری بھی مل گئی ہے۔ یعنی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ نام بدلنے سے ریاست ترقی کرنے لگے گی اور مہنگائی پر لگام لگ جائے گی، یا پھر کسانوں کی مشکلیں ہی کم ہونے لگیں گی، یا پھر کہا جائے تو گنگا میں تیرتی ان لاشوں اور آکسیجن کی کمی سے ہونے والی اموات کا غم لوگوں کے لیے بھلانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی کہا جائے، یہاں کے عوام بھی عجیب ہے کہ سب کچھ بھلا کر اسے تو بس ہندو مسلمان کا موضوع ہی زیادہ دل کے قریب لگتا ہے، اور سیاسی لیڈران انہیں آسانی سے بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ یو پی اسمبلی انتخابات کی تیاریاں تو اب ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ اب اویسی بھی میدان میں اتر گئے ہیں اور انہوں نے یو پی میں اپنا جھنڈا گاڑنے کا عزم کر لیا ہے۔ میرٹھ میں اویسی نے انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کو یاد دلاتے ہوئے اتحاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں یوگی حکومت کے دور اقتدار میں مسلمان سب سے مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمام جماعتیں مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنا جانتی ہیں۔ آ چکا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا بہت ضروری ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے، کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے، اور کیوں نہیں بننی چاہیے؟ ہر ذات نے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیا ہے، ان کا ایک نیتا ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ چین نے ملک میں انتہائی مسابقتی تعلیمی نظام میں اصلاحات کے تحت بچوں پر ہوم ورک اور اسکول کے بعد ٹیوشن کا دباؤ محدود کرنے کے لیے نیا قانون منظور کر چکی ہے۔ قانون کے مطابق والدین کو لازمی طور پر نابالغوں کے لیے مطالعے، آرام، تفریح اور جسمانی سرگرمی کے لیے وقت مختص کرنا چاہیے تاکہ ان کی پڑھائی کے بوجھ میں اضافہ نہ ہو پائے اور وہ انٹرنیٹ کی لت سے بچ سکیں۔ یہ قانون چین میں اگلے سال 1 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ حکومت نے حالیہ مہینوں میں کئی قوانین نافذ کیے ہیں جن کا مقصد ان سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا ہے جسے وہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہیں۔ بیجنگ نے پہلے ہی بچوں پر ہفتے میں 3 گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیم کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ وہ اس کے عادی نہ ہو سکیں۔
ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ سعودی حکام نے 20 ماہ بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے تھرمل کیمرے ہٹا دیے ہیں۔ سعودی حکومت نے کورونا وبا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ریاست بھر میں مؤثر حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے، جس کے تحت مساجد میں تھرمل کیمروں کی تنصیب کی گئی تھی۔ تھرمل کیمروں سے زائرین کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جا رہا تھا۔ سعودی حکام نے وبا پر مکمل کنٹرول پانے کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ماہ بعد تھرمل کیمرے اب ہٹا دیے ہیں۔ خیال رہے کہ 16 اکتوبر سے سعودی حکومت کی جانب سے کورونا پابندیوں میں نرمی کے بعد مسجد الحرام کو نمازیوں اور زائرین کے لیے معمول کے مطابق کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین اچھی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔